स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कर लिया था चार्ज पार्टिकल का मोशन इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके अलावा गॉस लॉ और गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे यूजिंग सिमेट्री। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ फ्लक्स, है ना। इन जनरल टर्मिनोलॉजी में फ्लक्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी देखते हैं कि किसी गिवन एरिया से कितनी पास कर रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर स्ट्रीम है या छोटा सा मान लो नाला है, उसमें पानी बहुत सारा जाता है तो हम जनरली बोलते हैं कि वाटर फ्लक्स पास किया है ना। तो बेसिकली कोई भी चीज़ अगर स्ट्रिक्टली हम लोग फिजिक्स के सेंस में देखें तो किसी भी चीज़ को किसी गिवन एरिया से कोई भी क्वांटिटी अगर क्रॉस कर रही है तो कितनी क्वांटिटी क्रॉस कर रही है, इसी चीज़ के मेजर को हम बोलते हैं कि वो फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा जब हम बोलेंगे कि किसी गिवन एरिया से कितनी फील्ड क्रॉस कर रही है, कितनी फील्ड क्रॉस कर रही है, अब इसका क्या मेजर है। तो अगर विजुअलाइज करने के हिसाब से इसका मेजर देखना चाहो तो इसका मेजर हो सकता है कि हाँ, फील्ड के साथ साथ में जैसे हमने एसोसिएट करके देखा था एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो किसी गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इसका एक टेंटेटिव मेजर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे ऑब्वियसली, जिससे फिजिक्स में कोई एम्बिग्युइटी तो होनी नहीं चाहिए डेफिनेशन में, है ना। और नंबर वाला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का, देखो इसमें एक प्रॉब्लम है क्योंकि कितने नंबर बनेंगे वो एक्चुअली कुछ कंपेरेटिव आइडिया के लिए होता है ना। तो एक डेफिनेशन जो हम लोग टेंटेटिव पढ़ते हैं वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, समझने के हिसाब से, वो डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि किसी गिवन एरिया से, कोई भी एरिया है वहाँ पे अगर किसी स्पेस के अंदर आप फील्ड लाइंस ऐसे बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, कुछ इस तरह से होंगी, तो कुछ कुछ एरिया से कुछ क्रॉस करके जा रही होगी वो फील्ड लाइंस। वो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, सिंपल उसका जो मेजर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह का एक ये ऐसे लाइन बना दी, ये इस तरह का घेर के एक बेसिकली एरिया बना रखा है। ठीक है, इस तरह का एक एरिया घेर के बना रखा है और इस एरिया से ये फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उसको हम बोल देंगे कि इस एरिया के साथ उतना फ्लक्स जा रहा है। या कई बार टेक्निकली इसी चीज़ को हम लोग बोलते थे लिंक्ड फ्लक्स, मतलब इस एरिया के साथ जो फ्लक्स है कितना लिंक्ड है, दैट इज नंबर ऑफ, बेसिकली इंडिकेटिव ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट कुछ एब्सोल्यूट सेंस में कुछ होता नहीं है, मतलब नंबर तुम कम ज़्यादा बना सकते हो। ये फील्ड लाइंस बेसिकली रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक जगह से दूसरी जगह के बारे में चेक करने के लिए है। तो रियल में कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसा फिक्स कोई जाती नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि फील्ड लाइन का नंबर जो होगा उनकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरी चीज़ एरिया अगर हमारे पास बड़ा होगा तो भी ज़्यादा फील्ड लाइन जाएंगी। तो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, उस वाले पार्ट को अगर देखें तो मान लो इस पूरे एरिया के लिए जो मैंने ले रखा है, ये एरिया कुछ ऐसे कर्व टाइप का एरिया है। ठीक है, इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट लो, जैसे ये मैंने ग्रीन वाला पार्ट दिखाया है, लेट से इतना छोटा सा पार्ट लिया है कि दिस इज अ फ्लैट पार्ट एरिया का। कोई भी अगर बहुत छोटा सा टाइनी सेक्शन ले रहे हो तो उस टाइनी से एरिया को तो मान ही सकते हो कि फ्लैट एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया फ्लैट एरिया ले लिया, और इस फ्लैट एरिया के साथ, इस छोटे से फ्लैट एरिया पे वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब चूंकि वो जगह बहुत छोटी है तो इतनी कम सी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को भी हम लोग क्या मानेंगे, नेग्लेजिबल। तो वहां पे मान लिया हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर के बराबर। फिर हम लोग एरिया को भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना चालू करते हैं। अब एरिया का वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो जैसे अगर कोई फ्लैट एरिया है, लेट से मेरे पास एक कोई पेपर है इस तरह से, या पाम मैंने दिखाया, ये फ्लैट एरिया हो गया। ठीक है, अब इसका वेक्टर या इसकी डायरेक्शन मुझे बतानी हो तो इस प्लेन में डायरेक्शन लेने का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब किधर भी डायरेक्शन ले सकते हो। तो कैसे पता चलेगा कि ये वाली लेनी है और ये वाली नहीं लेनी, तो प्लेन में हमें पक्का नहीं लेनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात हुई कि डायरेक्शन हमें एरिया वेक्टर की कैसी लेनी चाहिए, अगर ये फ्लैट एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ऑब्वियसली यहाँ पे भी दो चॉइसेस हो सकती हैं
कि अगर ये मेरे पास प्लेन है तो इसका एक परपेंडिकुलर इधर की तरफ जा सकता है और एक परपेंडिकुलर ऐसे पीछे भी जा सकता था, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पॉसिबल है, किसी भी डायरेक्शन में हम कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेंगे। वो कन्वीनियंस क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरह से मान लिया ये एरिया हो गया और इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन ले लिया और इसमें एरिया वेक्टर मैंने बोल दिया कि डी ए वेक्टर है, ठीक है। डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, साइड व्यू दिखा दिया, इसका साइड के साथ व्यू बना दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इस बहुत छोटे से एरिया से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास में होती तो सीधी सी बात है इस एरिया को ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती, ठीक है, मतलब फ्लक्स भी ज़्यादा होता। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स जो होगा, छोटा सा फ्लक्स, अगर फ्लक्स को मैं फाई से लिखूं तो स्मॉल फ्लक्स डी फाई शुड बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सिमिलरली जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो इस छोटे से एरिया के भी तो प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं बड़ा एरिया ले लेता तो उसमें ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करती, तो ये छोटा सा एरिया डी ए के भी प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ये ओरिएंटेशन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में भी होगा, है ना। मतलब कि अगर मैं एरिया को ऐसे सीधे सीधे ऐसे रख रहा हूँ ना, जैसे इस वाले केस में रखा है, इस केस में अगर जैसे थीटा एंगल की जगह मैं 90 डिग्री एंगल पे बना देता, मतलब ये एरिया भी ऐसे कर देता इस तरह से, तो देखो इसी के पैरेलल सारी लाइन चलते हुए चली जा रही है, एक्चुअली क्रॉस करके कोई नहीं जा रही, ऐसा एरिया हो गया। तो इसके लाइन जो है, लाइंस फील्ड लाइंस भी इसी लाइन प्लेन में होते हुए चली जा रही है, मतलब क्रॉस करने के लिए तो ऐसे जाना चाहिए। तो कोई भी लाइन नहीं जा रही, एरिया कितना भी बड़ा ले लो, फील्ड की इंटेंसिटी भी कितनी कर लो, तो दिख रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स जीरो ही जाएगा, ठीक है। और अगर इसी को एरिया को ऐसे टिल्ट करके पूरा मैक्सिमम कर दो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि वो प्रोजेक्शन वाला एरिया के भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कि ऐसे एरिया लिया हुआ है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इफेक्टिवली इसी एरिया को मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर दूँ, ऐसे सीधा सामने, तो वो प्रोजेक्शन के एरिया से इफेक्टिवली हमारी फील्ड लाइंस होके क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे एक जो तीसरा टर्म आ जाएगा वो डी फाई जो हो जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो कॉस थीटा के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन तीनों को मिला के रखो तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो वहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग करें तो flux through that elemental area dA can be written as d phi equal to E vector dot dA vector। अब आते हैं इस पूरे सरफेस से, है ना। ये पूरा सरफेस फ्लैट सरफेस नहीं है, अगर तो जब फ्लैट सरफेस कोई चीज़ नहीं होगी तो उसका एक एरिया वेक्टर डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि अगर ऐसे कर्व्ड वाली सरफेस मैंने ले ली तो इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे जाएगा, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे जाएगा, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल इस तरह से जाएगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर नॉर्मल जाएंगे तो इसका मतलब कोई एक एरिया वेक्टर नहीं बन पाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरी सरफेस पे छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे जो फ्लैट हों और उन सब से स्मॉल स्मॉल फ्लक्स निकालने पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि चूंकि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है, तो सबके फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया कैन बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब एलिमेंटल एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है और उसको हम क्या कर दे रहे हैं, सिंपली एडिशन कर दे रहे हैं या इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस से हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। अच्छा, एक बात अभी मैंने शुरू में बोली कि ये फ्लैट अगर एरिया है भी तो इस पर देखो एक नॉर्मल ऐसे बाहर भी जाएगा, एक नॉर्मल ऐसे इधर जाएगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लें, दो नॉर्मल में से कौन से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लें। तो जब तक हमारा एरिया ओपन है ना, तो ये कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं फॉर ओपन एरिया वेक्टर की ऐसी डायरेक्शन चूज करो कि ये फाई की वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव है। मतलब उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव फ्लक्स जा रहा है, मतलब सीधा सा ये एरिया इसको फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, चाहे इधर से क्रॉस करे चाहे उधर से क्रॉस करे, दोनों ही केस में हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स इतना ही जा रहा है, ठीक है, सेम है। तो सिंपल सी है, अपने आप सूटेबल तरीके से एरिया वेक्टर की ऐसी डायरेक्शन चूज कर लो कि जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एंगल 90 से छोटा ही बने, मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव आए, सीधी सी बात होगी। क्लोज के लिए यहां पे कन्वेंशन रिजिड होता है ना, फॉर क्लोज्ड एरिया
क्लोज्ड एरिया का जैसे एग्जांपल बताऊं, मान लो एक स्फीयर कंसिडर करो, एक स्फीयर जो कि बंद है। अभी उस स्फीयर की सरफेस ले लो, वो सरफेस कंप्लीटली कैसी है, बंद है चारों तरफ से, मतलब उसके अंदर वाला चीज, उसके अंदर वाले जो एरियाज हैं वो ट्रैप्ड हैं। अंदर में अगर एक पार्टिकल है वो ट्रैप्ड है पूरे स्फीयर से, अगर उसको बाहर निकलना है तो स्फीयर को तोड़ के निकलना पड़ेगा या स्फीयर की सरफेस को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस तरह के मैं क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कन्वेंशन क्या होता है कि अगर इस तरह का क्लोज सरफेस है और इसके छोटे से किसी पार्ट पे, जैसे यहाँ वाले पार्ट पे, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस तुमने चूज करी, और इस फ्लैट सरफेस पे अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि अब तुम बाहर और अंदर दोनों ले सकते हो, नहीं, इस पे सीधा कन्वेंशन है कि आउटसाइड वाली डायरेक्शन को हम लोग क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। इनसाइड वाली डायरेक्शन को, एरिया वेक्टर को हम लोग क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है प्रॉब्लम्स के थ्रू इनको समझते हैं, कन्वेंशन से लेके हर एक चीज़ को। तो पहला ये 2 प्रॉब्लम्स का सेट मैं दे रहा हूँ आपको, इसको सॉल्व करो। ओके, मैं थोड़ा सा जगह बदलता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग पॉज कर दो वीडियो को और जल्दी से इन दोनों के ऑप्शन देखो कि कौन से सही होंगे कौन से गलत होंगे इन दोनों क्वेश्चंस में। चलो, इस क्वेश्चन के लिए अगर दिमाग लगा लिया तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं एक-एक करके। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही होगी। अब चारों ऑप्शन को हमें चेक करना है ना, चारों ऑप्शन को चेक करना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर इज 0। अच्छा, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखो, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर में एंटर कर रही हैं, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उतनी ही यहाँ पे बाहर में एग्जिट कर रही हैं। ये बात तो पक्के से कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर पे कहीं पे भी देखो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बताया था कि क्लोज सरफेस के लिए, तो क्लोज सरफेस हो गया ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है। ये हो गया डी ए वेक्टर। बीच का एंगल लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर के लिए कैसा है, ग्रेटर देन 90। दैट मीन्स अगर इस लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर के लिए टोटल फ्लक्स भी निकालेंगे तो चूंकि हर जगह cos 90 से बड़ा, cos 90 से बड़ा जब भी होगा 90 से 180 के बीच में, तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो हर जगह नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स इस लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर्स पे जो टोटल फ्लक्स है वो कैसा है, नेगेटिव, इतना तो कह ही सकते हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब भी किसी क्लोज्ड एरिया में फील्ड एंटर करती है तो एंटर करने वाले पार्ट की वजह से फ्लक्स ऑलवेज कैसा आता है, नेगेटिव ही आता है, ठीक है। हमेशा यही होगा, एंटर करने में क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन 90 से ज्यादा ही एंगल बना रहे होंगे तभी एंटर कर रहा होगा, किसी भी तरह का सरफेस इमेजिन कर लो, ठीक है। तो फ्लक्स ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव। जब भी फील्ड लाइन एंटर कर रही, जिस एरिया से एंटर कर रही उस एरिया में फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, राइट वाले हेमिस्फीयर में जाओ तो इसमें देखो, यहां पे अगर मैं एरिया वेक्टर छोटा सा चूज करता हूं तो इसकी एरिया वेक्टर नॉर्मल की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा एरिया वेक्टर डी ए और इधर की तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बीच का एंगल जो थीटा है वो लेस देन 90 है। अच्छा, लेस देन 90 हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाले पार्ट में राइट वाली साइड पे जो टोटल फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, टोटल फ्लक्स टू राइट साइड विल बी पॉजिटिव, इतना तो कहा ही जा सकता है। तो अब देखो, इसमें 4 ऑप्शन में फ्लक्स थ्रू राइट हेमिस्फीयर इज पॉजिटिव, सही हो गया। फ्लक्स थ्रू राइट हेमिस्फीयर इज नेगेटिव, गलत हो गया, ठीक है। और बाकी क्या है, फ्लक्स थ्रू राइट हेमिस्फीयर इज 0, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ए बचा, टोटल फ्लक्स के बारे में क्या कह सकते हैं। इसको सीधा सिमेट्री से समझो कि यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब फील्ड लाइन तो ऐसे सीधे सीधे ही चलती हुई जाएगी ना। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी फ्लक्स नेगेटिव में आया था वो मेजर था कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें एंटर कर रही हैं, और जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं लेफ्ट साइड से उतनी ही राइट साइड से निकल भी जाएंगी ना। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यू नेगेटिव में होगी, राइट साइड में उतनी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, फाई लेफ्ट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फाई आर,
ठीक है। और टोटल अगर मिला के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0। जितनी लाइन्स एंटर करी उतनी लाइन्स एग्जिट कर गई, तो नेट में इस सरफेस से बाहर में कितनी फील्ड लाइन्स जा रही हैं, 0। जितनी एंटर कर रही हैं उतनी निकल रही हैं, इसलिए नेट वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन भी, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज 0, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए एंड सी ऑप्शन हो गए करेक्ट। अच्छा, सेकेंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया, इधर में कोई फील्ड नहीं है। अच्छा, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन हमें बनानी तो आती है, कैसी बनती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फील्ड लाइन बनती जाती है, इस तरह से बनती जाएगी। अच्छा, केसेस देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटी है अगर कॉन्सेप्चुअली सोचोगे। अगर इसको भी राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में ऐसे बांटें तो सीधा सा दिख रहा है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में फील्ड लाइन जो है वो एंटर कर रही है, मतलब अगेन तुम कह सकते हो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। टोटल 0 होगा क्या, ये कह सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर इस स्फीयर में घुस गई, एंटर कर गई, तो खत्म तो होगी नहीं ना, लाइन तो सीधे चलती हुई जानी है। तो जो भी लाइन एंटर करेगी वो निकलेगी तो है ही, तो मतलब कि जितना नेगेटिव एंटर करते वक्त हुआ था उतना ही पॉजिटिव हो गया एग्जिट करते वक्त। तो टोटल फ्लक्स थ्रू स्फीयर विल बी 0, ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है, ए पार्ट हो गया, और बी पार्ट गलत हो गया भाई, वो तो उसी का कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहा है कि नॉन जीरो होगा। फिर फ्लक्स थ्रू द राइट हेमिस्फीयर इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये भी सही है। क्यों, क्योंकि राइट वाले हेमिस्फीयर से देखो फील्ड लाइन एक्चुअल में नेट में बाहर निकल रही है। तो जिस भी एरिया से, क्लोज्ड एरिया से, अगर जिस पार्ट से, क्लोज्ड एरिया के जिस पार्ट से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, एटलीस्ट उस पार्ट से जो होगा टोटल फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली थी यहाँ पे एनालॉजी। तो अब एक रिजल्ट ये भी दिमाग में बना के रखो कि किसी क्लोज्ड एरिया में अगर फील्ड लाइन घुसती हैं तो वहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर बाहर निकल रही है ना, तो उसका फ्लक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑब्वियसली सी सही है तो डी गलत हो गया, तो दोनों ही केसेस में ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर है? तो इस पे एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बेसिक प्रॉब्लम नेक्स्ट वाली। ये देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस गिवन है कि एरिया गिवन है और एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बताना है टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कर लिया होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है कि एरिया वेक्टर पहले चूज कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वेक्टर है और एरिया चूंकि फ्लैट एरिया है तो हम डायरेक्टली उसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना, तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स वाई प्लेन में अगर हमारे पास कोई एरिया गिवन है 100 मीटर स्क्वायर का, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, और इस एक्स वाई प्लेन में जो एरिया है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक जेड हो सकता है और एक नेगेटिव जेड भी हो सकता है। किस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है फर्क नहीं पड़ना है, बिकॉज हम जो एरिया अब कंसीडर कर रहे हैं वो एरिया कैसा है, क्लोज नहीं, ओपन एरिया, और ओपन एरिया के थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो कैसा जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव जाएगा। तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम मान लेते हैं पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे, हमें नेगेटिव तो आंसर करना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एरिया वेक्टर ए वेक्टर लिखें तो इसको मान सकते हैं 100 इंटू के कैप प्लस जेड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, ई वेक्टर गिवन है हमें, और फाई की वैल्यू अब हम लिख सकते हैं, चूंकि ओपन एरिया से है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया है, सारे जगह पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो अब डी ए करके इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ई डॉट डी ए करोगे तो देखो, आई कैप वाला इधर कुछ है नहीं, जे कैप वाला इधर कुछ है नहीं, के कैप वाले में कितना है, √3, और इधर 100, तो आंसर कितना आ गया, 100√3। फाई की वैल्यू आ गई 100√3 या 173.2। ठीक है, और फ्लक्स का यहाँ पे जो यूनिट होता है वो भी याद रख लो कि SI यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होती है, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज बेसिकली कॉल्ड वेबर। ठीक है, वेबर इसका नाम है, और इसमें वही चीज़ है, एरिया मीटर स्क्वायर में लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है
वोल्ट पर मीटर में या न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इस पे। ये वाले प्रॉब्लम को देखो। अब इस प्रॉब्लम को भी अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं एक बार। इसमें से ये देखो कि टोटल जो है, ये जो शेप बन रहा है ट्रायंगुलर वेज का जो शेप बन रहा है, इसमें टोटल कितनी सरफेसेस हैं, सारी सरफेसेस से निकालना है अपने को। 1 2 3 4 5 सरफेस दे रखी हैं, तो ये टोटल 3 और आगे और पीछे वाला दो मिला के 5 सरफेस हैं। इन 5 में से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है ई नॉट इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर जितने ही केसेस में एरिया होंगे, उन सारे केसेस में तो फ्लक्स सीधा 0 आ जाएगा। उससे मैथ्स से भी आसान पड़ेगा अगर सिंपल विजुलाइज कर लो कि ऐसे फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड, चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ए बी सी वाला जो है, ए बी सी वाला जो प्लेन हो गया ट्राइंगुलर प्लेन, इसको मैथमेटिकली सोचना है तो देखो एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा के कैप में, और इधर के कैप अगर वेक्टर हुआ और इधर आई कैप वेक्टर हुआ तो 90 डिग्री एंगल पे आ गए, डॉट भी क्या आएगा 0। या ऐसे भी सोच सकते हो कि ये प्लेन तुमने रखा है और इसी प्लेन से होते हुए एक लाइन जा रही है ऐसे करके, है ना। तो ये उस तरह वाली चीज हो गई कि ये मेरा प्लेन है हाथ का ऐसे, और इसी पे ऐसे लाइन जा रही है। तो एक्चुअली क्रॉस थोड़ा ना कर रही है। क्रॉस करने के लिए तो या तो ऐसे जाए या तो इस तरह से कुछ जाए, तब होगा ना कि उसके अंदर से निकल के एक साइड से दूसरी साइड में गई। तो वो तो हो ही नहीं रहा। तो ए बी सी वाले में, ए बी सी वाले में फ्लक्स कितना हो गया 0। सिमिलरली डी ई एफ भी ऐसा ही है, जिसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में, उसको भी कोई क्रॉस नहीं कर रही है। तो ए बी सी का हो गया 0, डी ई एफ का हो गया 0। ए बी ई डी, इसके लिए भी देखो ए बी ई डी भी नीचे बेस में है, तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और ये बेस में ऐसे बना हुआ है स्क्वायर। ठीक है, इसको भी कोई कट नहीं करेगी। और एरिया वेक्टर के टर्म में सोचो तो इसका एरिया वेक्टर भी देखो, ए बी ई डी जो है स्क्वायर, वो एक्स जेड प्लेन में, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन है। तो वाई डायरेक्शन में जे कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 ही होगा। तो इस वाले पार्ट में भी कितना आ गया 0। अब बचे हमारे पास दो, ए डी एफ सी। ए डी एफ सी ये वाला हो गया जो स्लैंट वाला प्लेन है, इस तरह का ऐसे वाला प्लेन है। ठीक है, ए अच्छा नहीं सॉरी, ए बी डी ये नहीं है, ए बी ई डी, अच्छा नहीं ए बी ई डी तो हो गया, सॉरी ए डी एफ सी, ए डी एफ सी, ए डी एफ सी। अच्छा ए डी एफ सी स्लैंट वाला नहीं है, सॉरी। ए डी एफ सी ये वाला सीधा जो वर्टिकल, ये इस तरह की जो बन रही है वाई जेड प्लेन में। अच्छा वाई जेड प्लेन में, तो फिर इसमें कैसा लेना पड़ेगा हमें, इस केस में हमें जो एरिया वेक्टर आएगा वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, प्लस या माइनस एक्स। अब इसमें प्लस एक्स लेना है या माइनस एक्स, ये देखो। अब जो केस हमारे पास जो एरिया गिवन एरिया है वो कैसा है, क्लोज्ड बॉडी टाइप की है, क्लोज्ड शेप तुम्हें दे रखा है। तो अब इस केस में वही कन्वेंशन फॉलो करोगे कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब लेफ्ट, लेफ्ट की डायरेक्शन में ए डी एफ सी ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेफ्ट की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले लेंगे। और इस एरिया वेक्टर की वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड विच इज स्क्वायर का एरिया विच इज एल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप है ऐसा। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो ए डी एफ सी के साथ जो फ्लक्स किया, फ्लक्स थ्रू ए डी एफ सी, दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर विच इज एल स्क्वायर ई नॉट, और आई कैप का डॉट माइनस आई कैप के साथ तो माइनस साइन, तो माइनस एल स्क्वायर ई नॉट, इतना फ्लक्स जाएगा। और वो सीधा दिख रहा है कि फील्ड लाइन बेसिकली ए डी एफ सी वाले से एंटर कर रही है। और यही मैंने बताया था कि जब एंटर करती हैं लाइंस तो हम लोग क्या मानते हैं कि फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, अब लास्ट वाले पे आते हैं बीई एफ सी। बीई एफ सी ये वाला जो स्लैंट है, फिर से बनाता हूं मैं, बीई एफ सी, इसको हटा के बीई एफ सी ये वाला प्लेन है, दिस प्लेन। ठीक है, अच्छा इस प्लेन में देखोगे
तो हमें इस प्लेन का एरिया भी कुछ अलग आएगा, और इस प्लेन का वर्टिकल, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो एरिया वेक्टर भी अलग आएगा। चाहो तो 3 डायमेंशन से वो भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिख के आई कैप जे कैप कंपोनेंट लिख के सब कुछ कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है? विजुअलाइज अगर करोगे तो देखो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, सीधी सीधी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आ रही है ना, तो हमारे पास ADFC के स्क्वायर में जितनी लाइंस घुस रही हैं, अल्टीमेटली वो कहां से बाहर आएंगी? सामने वाले स्लैंट प्लेन से ना, इस वाले फ्लैट प्लेन से ऐसे लाइंस एंटर कर रही हैं, और इस सामने वाले स्लैंट प्लेन से उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस कैसी हैं? यूनिफॉर्म है, चेंज तो हो नहीं रहा उनके बीच की डिस्टेंस में, ठीक है। तो जितनी एंटर करी उतनी ही एग्जिट करी, तो एग्जिट करने वाले का साइन क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। किसी क्लोज्ड एरिया से जब बाहर जाएगी लाइन तो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो अब सीधा हम लिख सकते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि फ्लक्स थ्रू BEFC विल बी इक्वल टू प्लस L स्क्वायर E नॉट। क्लियर है ये? ठीक है। एक इस पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्लक्स की कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अभी के तरीके से, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा दो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अच्छी खासी। तो इस प्रॉब्लम को अगर ट्राई कर लिया एक बार तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इस डिस्क पे देखोगे तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो कुछ इस तरह से क्रॉस कर रही होंगी, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे जा रही होगी, ठीक है। इस नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से अगर फील्ड लाइंस को मैं ग्रीन लाइन से बनाऊं तो इस तरह से होंगी, जो इस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर रही होंगी। तो सिंपल दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड लाइंस लेफ्ट टू राइट जा रही है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट ही जा रही है। तो दोनों चार्जेस की वजह से सेम डायरेक्शन में चूंकि क्रॉस कर रही है और सिमेट्रिकल सिचुएशन में दोनों रखे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं किसी एक चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाल लूं तो उसको जस्ट डबल कर दूंगा तो इन दोनों चार्जेस की वजह से फ्लक्स आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अब हमें दो चार्जेस से फ्लक्स निकालने की जगह क्वेश्चन बच गया कि हम इस वाले किसी एक, मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाल लें। तो फ्लक्स निकालने के लिए अब हमें ये डिस्क पे जाके कहीं एक एलिमेंटल एरिया लेना होगा। आप डिस्क पे एलिमेंटल एरिया ऐसा लें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें पता रहे, चल जाए आसानी से कि कितनी है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग जो एलिमेंट ले लेंगे वो ले लेंगे एक रिंग की शेप का एलिमेंट, ठीक है। तो एक रिंग की शेप का लेट से ऐसा एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने। मान लो यहाँ पे ऐसा रिंग बना दिया, ठीक है। लेट से इस तरह का स्मॉल r रेडियस का, यहाँ पे मान लो स्मॉल r रेडियस का एक रिंग लिया हमने जिसकी थिकनेस ऑफ दिस रिंग इज लेट से dr, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइन इस वाले रिंग के किसी एलिमेंट में, यहाँ इस वाले पॉइंट पे अगर हम बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जारी होगी, और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर मैं लिखूं ई वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के इंटू चार्ज स्मॉल क्यू बाय यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर वही वाला चीज हमें करना है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर में दिस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट स्मॉल आर स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर डी का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितना? डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी फील्ड हो गई। एरिया वेक्टर जो है, जो बेसिकली ये पतली सी स्ट्रिप जैसा तुम्हारा रिंग बन रही है, इस स्ट्रिप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में डी ए वेक्टर होगा, ठीक है। और बीच का एंगल जो होगा ये वाला, ये एंगल थीटा अगर यहाँ पे है तो इसी लाइन को पीछे बना दे यहाँ पे, तो ये एंगल भी थीटा आएगा, बिकॉज डी ए वेक्टर और ये वाली जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये क्या है? पैरेलल लाइंस है, और ई वेक्टर की लाइन ऐसे इधर से जा रही है सीधी, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। और डी ई की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, डी ई की वैल्यू, सॉरी डी ई नहीं बल्कि ई यहाँ पे था, वो तो निकाल ही लिया हमने। अब हम लोग निकाल लेते हैं ये एरिया वेक्टर की वैल्यू, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया वेक्टर डी ए अगर मैं लिखूं तो डी ए विल बी इक्वल टू,
ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को अगर पूरा काट दोगे और सीधा एक रेक्टेंगल की तरफ फैला लोगे तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो 2πr है ना, सरकमफ्रेंस के बराबर, और विड्थ dr के बराबर है, तो ये हो गया 2πr dr के बराबर dA हो गया। सिर्फ इस वाले स्ट्रिप से, मतलब इस वाले रिंग के अंदर में से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, अगर मैं उसको बोल दूं d फाई है, तो d फाई विल बी इक्वल टू E डॉट dA वेक्टर। अच्छा, कहीं पे भी इस रिंग पे एलिमेंट में चले जाऊं तो देखो कोन की शेप में पूरा फिगर बनता हुआ चला जाएगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और बीच का एंगल भी एरिया वेक्टर के साथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो E इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड dA इंटू कॉस ऑफ थीटा, सो ऐसे लिख सकते हैं E इंटू dA इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यूज उठा के रखना चालू कर दो। E की जगह हो गया के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ए की जगह, अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट इज इक्वल टू 2πr dr। अच्छा, कैपिटल के को भी सिंप्लीफाइड लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 2π आ गया और कैपिटल के में 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे लिख लो 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इंटू कॉस थीटा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में देख लो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में कॉस थीटा बेस विच इज डी बाय अंडर रूट ऑफ जो ये क्वांटिटी है उसी का अंडर रूट, तो एक पावर 1 तो थी, पावर 1/2 और जुड़ गई, तो टोटल कितनी हो गई, पावर 3/2 हो गई। ठीक है, 2π से ये देखो कैंसिल हुआ तो बचा 2 यहाँ पे, तो ये मैं लिख सकता हूँ डी फाई की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होगा, तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सब कांस्टेंट अलग रखते जाते हैं, डी कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, इंटू आर डी आर बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐड कर सकते हो, टोटल फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर लो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो पहला रिंग लोगे जीरो रेडियस का, तो स्मॉल आर की वैल्यू जीरो से लेके आखिरी रिंग जो लोगे वो कैपिटल आर रेडियस का होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अच्छा, रेडियस स्मॉल आर ही गिवन है, तो यहाँ पे कैपिटल आर मान लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे रेडियस एक्स ले सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, बेसिकली स्मॉल आर की जगह यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल आर, तो ये मान लो कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, तो कैपिटल आर तक के लिए लिमिट ले ली हम लोगों ने। अब देखो इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो हो गया कांस्टेंट, आर बाई डी स्क्वायर प्लस, अच्छा अंडर रूट में नहीं था, ये भी पावर इसकी भी गलत आ गई, देखो पावर 3/2 थी, इसकी पावर 3/2 थी। अब ऐसे में क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन करोगे, नीचे डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को नया वेरिएबल कुछ ले लो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर लो तो इससे टी डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डी आर के बराबर। तो ऊपर में जो आर डी आर है उसको चाहो तो लिख लो कितना, टी डी टी, और नीचे में कितना हो गया, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टी स्क्वायर हो गया जिसकी पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा, टी क्यूब, तो टी बाई टी क्यूब में ऊपर टी काट दो तो नीचे बच गया टी स्क्वायर, और अब लिमिट लगेगी जो टी की लगेगी वो कितना हो जाएगा, रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू 0 पे, यहाँ पे लिमिट है कितनी, डी, और अपर लिमिट में आ जाएगी ये अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/r, तो क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगा दी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन था तो चाहे हम लोअर माइनस अपर कर लें, माइनस साइन हटा दें, तो 1/d माइनस 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये तो आ गया फ्लक्स थ्रू चार्ज क्यू, सिर्फ एक चार्ज की वजह से। अगर टोटल फ्लक्स लिखना है हमें, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसी प्लस क्यू चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स आया उसका जस्ट डबल, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डी को चाहो अंदर लेके चले जाओ और 2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे का डिनोमिनेटर से भी 2 गायब हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है क्या ये सबको? हो रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन भी हमें करनी पड़ गई इस क्वेश्चन के लिए। तो अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, बेसिकली पूरे इस चैप्टर का ही नहीं बल्कि इस पूरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पूरा पार्ट होता है उसका वन ऑफ द सबसे फंडामेंटल लॉ है गॉस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का भी वन ऑफ द सबसे फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ मतलब कि ये इसकी वैलिडिटी ज़्यादा यूनिवर्सल है ना, पावरफुल लॉ है। ठीक है, ये लॉ क्या है? गॉस लॉ। तो गॉस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही है, उन्होंने ही बनाया तो उनके नाम पे ही है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर हम मान लो कोई स्पेस में ऐसे चारों तरफ से उसको स्पेस को घेरे ऐसे किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, जैसे एक क्लोज सरफेस का एग्जांपल दिया था ना कि एक स्फीयर है मान लो, तो स्फीयर का पूरा सरफेस अगर कंसिडर करोगे तो दैट इज अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस की क्या डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई सरफेस क्लोज्ड है तो उसके अंदर से बाहर मान लो कोई किसी भी चीज को आना है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आना है तो वो नहीं आ सकता विदाउट ब्रेकिंग द सरफेस, मतलब बिल्कुल बंद है इस तरह का। तो अगर इस तरह का कोई भी क्लोज सरफेस है ना, तो उसमें से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज है उसका एल्जेब्रिक सम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनक्लोज चार्ज, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। जैसा यहाँ पे एग्जांपल में देखो कि एक ये वाला सरफेस ले लिया मैंने, इस तरह का एक क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस को कई बार जब हम इस तरह का क्लोज सरफेस लेते हैं जिसको हम गॉस लॉ लॉ अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम लोग कई बार बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? इसेंशियली एक क्लोज सरफेस जिसके लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का मान लो एक डॉटेड एक क्लोज सरफेस बना लिया जिसके अंदर मान लो प्लस Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, और कुछ चार्ज मान लो बाहर में भी है, प्लस Q3 चार्ज मान लो बाहर में भी है। ठीक है, अब इन सब की वजह से देखोगे तो क्या करोगे कि इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हो? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। तो इस पूरी सरफेस पे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन उठा के कर लो, तो यहां से निकल गया टोटल फ्लक्स, है ना। और गॉस लॉ क्या बता रहा है? ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू इनक्लोज्ड, मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है सारा नेट में, मतलब कि अगर Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में है, तो वो इनक्लोज कितना बोला जाएगा? Q1 माइनस Q2। तो इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब कि जहां पे भी अंदर में चार्ज हो बाहर में भी चार्ज हो, सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखनी है। ठीक है, और जो इनक्लोज चार्ज होगा वो यहाँ पे आएगा क्यू आई एन के साथ में, मतलब उसमें बाहर वाले चार्जेस को नहीं लेना है। ठीक है, फिर कई बार ये भी लोगों को डाउट हो जाता है कि अगर कोई चार्ज पॉइंट जो है या पॉइंट चार्ज अगर हम गॉसियन सरफेस पे ले लें तो क्या? तो फिर ऐसी गॉसियन सरफेस हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएंगे। जैसे अगर तुम गॉसियन सरफेस के ऊपर ही चार्ज ले लोगे तो उस चार्ज पॉइंट, चार्ज पार्टिकल वाली जगह पे जहां पे तुमने चार्ज लिया उस एग्जैक्टली जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी। तो हम ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ही नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम जो भी गॉसियन सरफेस लेंगे वो किसी कंटिन्यूस चार्ज को कट कर सकता है। कंटिन्यूस चार्ज को कट करेगा तो वो बहुत ही इन्फिनिटिसिवली स्मॉल चार्ज होगा जिसकी वजह से खुद पे फील्ड भी क्या होगी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज रहा तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, वो गॉसियन सरफेस पे हम लोग कभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी तरह के एरिया को अपने मर्जी से घेर लो, चारों तरफ से बंद कर दो और बंद करने के बाद उस पूरी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालो, कितना निकल रहा है बाहर की तरफ, वो किसके बराबर होगा? इनक्लोज चार्ज, मतलब कि जितना अंदर में चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पे एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, धीरे 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 इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे कि इसका यूज कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन करो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है गॉस लॉ की तभी गलत हो सकता है। इसमें पूछ रहा है कि
कैलकुलेट करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालने में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन कौन से चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे, है ना। तो कई बार वो फ्लक्स इक्वल टू टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ई भी सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की रखेंगे, नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब आपको पढ़ाया तो ये चीज़ लिख भी दी थी कि यहाँ पे जो ई होगा वो क्या होगा, नेट होगा, मतलब कि सिर्फ अंदर के चार्जेस की वजह से नहीं, जहाँ पे भी जिस भी तरह के चार्ज हैं, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबकी वजह से होगा ई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब इसमें कोई ये भी डाउट पूछ सकता है कि मान लो कोई पूछे कि सर अगर बाहर में कोई चार्ज नहीं होता, ये Q2 होता ही नहीं, ठीक है, तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन अब इस वाले गॉसियन सरफेस पे कितना होता, तो प्लस Q1 माइनस Q1 या Q2 जो भी बोल रहे हो, ठीक है, प्लस Q1 माइनस Q1, या मान लो अगर Q2 ही होता तो प्लस Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट होता। इतना फ्लक्स जा रहा होता है इसके बाहर से, ये हम लोग गॉस लॉ से कह सकते हैं। अच्छा, अब सेकेंड वाले केस में हो रहा है कि अंदर में जो चार्जेस थे वो सेम है, बट अब बाहर में फिर से हम Q2 चार्ज और ले आए। क्या इसको ले आएंगे तब जो गॉस लॉ के हिसाब से तो कैलकुलेशन अभी भी यही बता रही है कि सेम फ्लक्स ही जाएगा, बिकॉज इनक्लोज चार्ज इज सेम। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्या बाहर के चार्ज से? तो बाहर के चार्ज से किस चीज़ पे फ़र्क पड़ा? अगर मैं इस सरफेस की किसी पॉइंट पे पहुंचूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 की वजह से भी हो रही है, इस Q2 की वजह से भी हो रही है, और यहाँ बाहर में अगर Q2 ले आया उसकी वजह से भी हो रही है, तीनों की वजह से हो रही है। पहले सिर्फ दो की वजह से हो रही थी, तो फील्ड चेंज हो गई, बट फ्लक्स अभी भी इस पूरी क्लोज सरफेस से सेम है। क्यों सेम है? सिंपल लॉजिक से समझ सकते हो कि बाद वाली कंडीशन में जब हम Q2 चार्ज ले आए तो सिर्फ Q2 चार्ज की वजह से अगर फील्ड लाइन बनाते तो ऐसी जाती ना, इस तरह से। तो अब देखो कि बाहर के चार्ज से, है ना, जो भी फील्ड लाइन आ रही है, जितनी फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस में एंटर कर रही है उतनी तो निकल जा रही है, तो नेट में Q2 की वजह से टोटल फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है? जीरो आ रहा है। जितनी फील्ड लाइन से एंटर करा रहा है ये Q2 उतनी निकल जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, लेकिन फर्क जरूर कर दिया। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होगा तो हम दोनों को ही लेंगे, ऑल द चार्जेस लेंगे, तो आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो। थोड़ा गॉस लॉ का यूज हम लोग सिमेट्री वाली केसेस में ही बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सिमेट्री का यूज करना हमें सीखना है। ठीक है, कर लिया ट्राई। अब देखो इसको, क्वेश्चन को कैसे करें। देखो सिंपल केस अगर मैं ऐसे देता कि मान लो एक स्फीयर है और इस स्फीयर के जस्ट सेंटर पे क्यू चार्ज है, और मैं बोल देता कि इस स्फीयर से बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा। आप तो गॉस लॉ लेके बता सकते हो कि हाँ, इस पूरे स्फीयर से जो फ्लक्स होगा वो क्यू इंक्लोज्ड क्यू के बराबर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब मैं इसी में एक और लेयर बनाऊं कि मान लो अब इस स्फीयर को मैं ऐसे बीच से काट देता हूं, सच दैट इसका ऊपर वाला पार्ट को हेमिस्फीयर नंबर 1 बोल दूं और नीचे वाले पार्ट को हेमिस्फीयर नंबर 2 बोल दूं। अब मैं बोलूं कि सिर्फ नीचे वाले कर्व्ड सरफेस से, नीचे वाले हेमिस्फीयर का जो ये वाला पार्ट है, इससे कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो आप फिर से सिमेट्री का यूज करके बोल सकते हो कि ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ है तो आइडेंटिकल, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन जाएंगी तो यूनिफॉर्म, और चूंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है तो सब तरह से सिमेट्री मिल ही रही है। तो ऑब्वियस है कि जितनी फील्ड लाइंस ऊपर के हाफ से जाएंगी उतनी नीचे के हाफ से, मतलब टोटल जितना जा रहा था उसका हाफ हाफ जाएगा। तो सिर्फ इस नीचे वाले पार्ट से कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल का हाफ। ठीक है, यहाँ पे अब इसी चीज का यूज करना है, जैसा हेमिस्फीयर दिया हुआ है ना उसी के जैसा आइडेंटिकल हेमिस्फीयर इसको ऊपर से मानो एक और हाइपोथेटिकल हेमिस्फीयर ऐसा तुमने ला के रख दिया। अब ये बोल रहा है कि जो पॉइंट चार्ज है ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन अज्यूम दिस चार्ज टू बी अप्रोक्सीमेटली एट द सेंटर। दैट मीन्स ऊपर वाले हाफ से भी Q/एप्सिलॉन नॉट और नीचे वाले कर्व्ड वाले पार्ट से, इस वाले कर्व्ड वाले पार्ट से, और वो दिख ही रहा है पॉजिटिव जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो कैसा जा रहा है, फील्ड लाइन बाहर जा रही है, दैट मीन्स फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। किसके बराबर होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हो कि सेकेंड वाले पार्ट का, बी पार्ट का जो आंसर आ गया, फ्लक्स फ्लक्स थ्रू curved part of the hemisphere will be equal to Q/2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। ए वाले पार्ट के लिए अगर देखें, ए वाले पार्ट के लिए, तो अब ए पार्ट के लिए ऐसे भी लॉजिकल तरीके से भी ऐसे दिमाग से सोचो कि जितनी फील्ड लाइन इस डिस्क के अंदर घुस रही है, मतलब पॉइंट चार्ज तो डिस्क के जस्ट ऊपर है ना, थोड़ा सा ऊपर, तो जितनी लाइंस इस डिस्क के अंदर एंटर करती हैं उतनी ही तो निकलती हैं। तो अगर कर्व्ड सरफेस से q/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो सेम नंबर की फील्ड लाइंस बेसिकली इस डिस्क के अंदर एंटर कर रही होंगी, और अगर एंटर करेंगी किसी भी सरफेस के थ्रू, तो फिर फ्लक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस जो हो जाएगा, जो डिस्क वाला सरफेस है, उसके थ्रू कितना हो जाएगा, -q/एप्सिलॉन नॉट, या 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते थे कि अच्छा, अब मुझे एक सरफेस नीचे वाली हेमिस्फीयर से पता लग चुका है पहले ही कि इसके थ्रू कितना है, 5q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं कर लेता हूँ कि ये जो जैसा एग्जैक्टली सरफेस हमें गिवन है ना, ये हेमिस्फीयर, नीचे वाले हेमिस्फीयर को कंसिडर कर लेता हूँ कि एक गॉसियन सरफेस है, बंद कर देता हूँ इसको, मतलब जिसका एक पार्ट नीचे वाली कर्व सरफेस हो गई और एक ऊपर की डॉटेड सरफेस इस तरह से हो गई। इस सब को गॉसियन सरफेस मिला के मैंने बंद कर दिया। अब क्यू चार्ज तो इस सेंटर के ऊपर है ना, तो इनक्लोज चार्ज तो हुआ नहीं। तो अगर मैं बोलूंगा कि ऊपर वाले डॉटेड सरफेस से फ्लक्स जा रहा है 5, तो 5 प्लस जो कर्व सरफेस से फ्लक्स गया विच इज q/2 एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू इनक्लोज चार्ज विच इज 0/एप्सिलॉन नॉट। तो 0 इक्वल कर देंगे तो इस फाई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी आंसर इस तरीके से आ जा रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट और सिमेट्री के इसी तरह के एक केस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें एक क्यूब के एक कोने पे यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, और ये सामने वाला 3D में आपको विजुलाइज हो रहा होगा। इस वाली डॉटेड या हैश्ड सरफेस से बताना है कि कितना फ्लक्स जाएगा। ठीक है, क्यूब के एक कॉर्नर पे है, सामने वाले फेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इससे कितना फील्ड लाइंस जाएंगी या कितना फ्लक्स पास करेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कैसे सिमेट्री का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो केस बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। क्या आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी क्लोज शेप के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, है ना, किसी भी सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर चार्ज में रख देता, जैसे इस केस में एक क्यूब मान लो, ये इस तरह का एक मैं क्यूब बना रहा हूँ, और इस क्यूब के एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे मैं बोल दूं कि क्यू चार्ज मैंने रख दिया। अब बताओ किसी भी एक फेस से, इसके किसी भी एक फेस से बताना है कि कितना फ्लक्स जाएगा। तो ये बहुत इजी है, बिकॉज ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखा है, तो ये सारी सरफेसेस से इस क्यूब के जितने भी फेसेस होंगे सबके लिए आइडेंटिकल तरीके से बिहेव करेगा, मतलब सबके लिए आइडेंटिकल ज्योमेट्री है। तो अगर मैं इस पूरे क्यूब को एक क्लोज सरफेस मानते हुए, गॉसियन सरफेस मानते हुए गॉस लॉ लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा इस क्यूब के जितने फेसेस हैं सबसे मिला के, या इस क्लोज सरफेस से मिला के जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा, इनक्लोज चार्ज विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स जाएगा। ठीक है। अब इसमें टोटल कितनी सरफेसेस हैं, तो चार, देखो ऐसे जैसे कमरे की बात हो गई ना, क्यूब का कमरा मान लो एक, तो इस कमरे में 4 दीवार हो गई, और एक नीचे फर्श हो गई, और ऊपर में एक रूफ हो गया, तो 6 इसकी फेसेस हो गए। और 6 फेस चूंकि आइडेंटिकल है तो सबसे बराबर बराबर जाएगा, तो 6 से मिलके कितना जा रहा था, q/एप्सिलॉन नॉट, एक से कितना जाएगा 1/6 टाइम, तो q/6 एप्सिलॉन नॉट इस केस में जाएगा। बट ये कहानी तो तब सही होती जब ये क्यू चार्ज कहाँ पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। यहाँ पे जो क्यू चार्ज है इस क्यूब के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं रखा हुआ है। तब आप क्या करें, कुछ ऐसा क्यूब बनाते हैं जिस क्यूब के ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ जाए। अब देखो कैसे वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसा ये क्यूब हमने लिया है ना, उसी के जैसा एक क्यूब इसके जस्ट पीछे जरा सटा के ऐसे लगा दो, एक क्यूब इस तरह से लगा दो। ठीक है। फिर एक दो क्यूब जैसे ये रखे हुए ना, इसी के जैसे दो क्यूब उठाओ, कॉपी पेस्ट मारने टाइप में, इसको कॉपी मार के इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, मतलब कि मैं कह रहा हूँ इस तरह का बना दो। ठीक है, इस तरह का बना दो। ठीक है। अब 4 क्यूब हमने रख दिए, लेकिन इस 4 के भी चार्ज क्यू जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं है।
अभी भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होना तो होता, कहीं बीच में होना पड़ता। तो बेसिकली हमने एल लेंथ का पहले जो क्यूब लिया था, अब हम उसकी साइज की लेंथ जस्ट डबल कर रहे हैं, तो 2L लेंथ का एक बड़ा क्यूब बना रहे हैं, जिसके लिए हमने एक 4 क्यूब तो ऐसे ऊपर रख लिए। बिल्कुल इसी के जैसे 4 क्यूब उठाओ और उनको इसी 4 के नीचे उठा के नीचे वाली लेयर पे रख दो। दैट मीन्स कुछ इस तरह का बना दो, ठीक है, ऐसा। अब ये शेप समझ में आ रही है? तो अब ये 8 क्यूब इस तरह के बन गए छोटे वाले, और इन 8 क्यूब के अब यहाँ पे क्यू चार्ज जो आ गया है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ गया ना। अब इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ गया, तो अब यहाँ पे देखना चालू करो, तो इसका कोई एक फेस पकड़ लो। 6 फेस है ना इसके बड़े वाले क्यूब के, उसका एक फेस ये वाला पकड़ लो। इस वाले फेस से कितना जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इतना जाएगा, ठीक है। और Q/6 एप्सिलॉन नॉट इस फेस से जा रहा है, जो कि हमें पूरे की इससे इस बड़े वाले फेस से कितना टोटल फ्लक्स जा रहा है वो नहीं निकालना है, इसके सिर्फ ये वाले डॉटेड वाले पोर्शन से कितना फ्लक्स जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल चार्ज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो बड़ा वाला ये फेस हमारा आ रहा है, इसमें जैसा फेस हमें चाहिए था जिससे हमें निकालना है, उसी के जैसे आइडेंटिकल, देखो ये वाला फेस भी बिल्कुल सिमेट्री से है, उसी के जैसा आइडेंटिकल फेस हमारे पास ये वाला भी है, ठीक है। और उसी के जैसा आइडेंटिकल फेस हमारे पास ये वाइट से मैं कर रहा हूँ। तो ये 4 फेस जो हैं बिल्कुल चार्ज के लिए सिमेट्रिकल तरीके से रखे हैं। तो इन चारों से मिला के कितना जा रहा है? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और ये चारों चूंकि सेम तरीके से रखे हुए हैं, तो चारों से बराबर बराबर जाएगा। तो किसी एक से कितना होके जाएगा? 1/4 ऑफ दिस Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारा आंसर आ गया कि फ्लक्स थ्रू दिस गिवन एरिया विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम जितना एक बड़े वाले फेस से जा रहा था, विच इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ गया कितना? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, ठीक है, करेक्ट। ये हमारा आंसर आ गया। चलो, अब नेक्स्ट जो है एक पार्ट हम लोग करने वाले हैं जो बेसिकली यूनिट्स एंड डायमेंशन का होता है, बट कई बार हम लोग नहीं करे होते, ठीक है। और उसका थोड़ा सा यूज़ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर लेते हैं, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट का यूज़। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, जैसे एक हम लोग 2 डायमेंशन वाला एंगल पढ़ते हैं ना नॉर्मल, उसमें क्या बोलते हैं कि कोई सर्कल की कोई आर्क है, वो अपने सेंटर पे थीटा एंगल अगर रेडियन में सबटेंड कर रही है, तो दैट थीटा की वैल्यू क्या हो गई? जो ये हमारा 2D वाला एंगल हो गया, या नॉर्मल एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें ये आर्क लेंथ अगर L है और रेडियस अगर ये R है, तो हम लोग इस एंगल को डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। अब एक तरह का एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई गिवन एरिया है, इस तरह का मान लो ऐसा गिवन एरिया है, और वो मान लो ऐसा कर्व्ड वाला पार्ट है, और वो अपने सेंटर पे, कर्वेचर के सेंटर पे या किसी भी जगह पे वो अपने है ना, उसको मैं इसके पूरे कॉन्टूर जो हैं, ये जो सरफेस मैंने लिया है, यहाँ पे देखो, ये जो गिवन एरिया लिया है, इसका जो आउटर वाली रिम है ना, इस रिम को ऐसे लाइन के जैसा बना लूँ, तो इसको बोल रहा हूँ कि एक कंटूर है। इस कंटूर के हर एक पॉइंट को यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर मुझे एंगल निकालना है, ऐसे पी पॉइंट पे ऐसे जाके लाइन जोड़ने लग जाऊँ, तो ऐसे कोन टाइप का ऐसे कर्व्ड सरफेस बन जाएगा। तो ये कर्व्ड सरफेस वाला पार्ट जो है ना, ऐसे गोल गोल में एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ऐसे समझो कि इस तरह का एक एंगल बनाता है। अब वो 2 डायमेंशन टाइप का एंगल है ना, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। उसको हम लोग ओमेगा से लिख रहे हैं, बड़े वाले ओमेगा से, इस तरह से लिखा जाता है, बड़ा वाला ओमेगा, ठीक है। तो अगर कोई बहुत छोटा सा एरिया लिया डी ए, जिससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए पी पॉइंट पे, तो इस तरह का वो 2D वाला एंगल या सॉलिड एंगल जो बना रहा है, क्योंकि छोटा सा एरिया तो छोटा सा एंगल भी बनाएगा, डी फाई के बराबर, डी ओमेगा के बराबर का स्मॉल सॉलिड एंगल बन रहा है। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस थी, कोई भी तरह का एंगल होगा ऑलवेज कैसा होगा? वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, मतलब रेशियो होगा सेम चीज़ों का। यहाँ पे लेंथ का रेशियो था, और यहाँ पे सॉलिड एंगल के केस में वो कैसा, किस चीज़ का रेशियो हो जाएगा? एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो ऊपर में एरिया डी है और नीचे में लेंथ का स्क्वायर कर दिया आर स्क्वायर, है ना। तो स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। इन सब चीज़ों का उतना यूज़ नहीं है, बस एक स्पेशल रिजल्ट का यूज़ है। वो स्पेशल रिजल्ट क्या होता है? ये चीज़ देखो
कि जैसे मान लो एक ऐसा स्फीयर बना लिया हमने, ठीक है। स्फीयर के सेंटर से, यहाँ पे ये वाला सेंटर हो गया, सेंटर से एक लाइन ऐसे एक्सिस जा रही है। यहाँ पे एक जो येलो कलर की चीज़ मैंने बनाई हुई, येलो कलर का, ये बेसिकली एक डिस्क है, ठीक है। लेट से ये डिस्क है। डिस्क को मैंने सेंटर पे ऐसे ज्वाइन किया तो इस तरह से एक कोन बन रहा है ना। तो ये कोन जो है या डिस्क का, ये डिस्क जो है बेसिकली इस सेंटर वाले पॉइंट पे जितना भी सॉलिड एंगल फाई बना रही है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन या जो कोन की जो एक्सिस है, इसके साथ ये हाफ एंगल अगर ये अल्फा बन रहा है ना, मतलब नॉर्मल वाला एंगल है ना, 2D वाला नॉर्मल वाला एंगल अगर ये अल्फा बन रहा है, तो ये जो सॉलिड एंगल फाई आता है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं चाहो तो, है ना। वो बेसिक वही कॉन्सेप्ट कि यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट का एरिया निकाल लो डिवाइडेड बाय रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू करके निकालो, आ जाएगा, ठीक है। बट हम लोग एक बार इस रिजल्ट को ही यूज़ करेंगे। तो अगर फाई इक्वल टू, अगर ओमेगा की वैल्यू हम निकालें कि ये सॉलिड एंगल कितना आ रहा है, तो ये सॉलिड एंगल जो आता है वो कितना था, 2 पाई रेडियन इंटू 1 - कॉस अल्फा। ये डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखना है ना, कि कोई भी गिवन एरिया इस तरह का अगर डिस्क के शेप का है, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये जो कोण बन रहा है, ये यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है, वो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 - जो हाफ एंगल है उसका कॉस, 1 - कॉस अल्फा। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। चलो जी, अब इस पे जो है थोड़ा सा यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगी पहला करने में, बट उसके बाद फिर थोड़ा जल्दी होने लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको निकालो। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब एक सिंपल चीज़ सबसे पहले समझो कि अगर ये पॉइंट चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू का, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रही होंगी, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रही होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि पिछले वाले केस में जो सॉलिड एंगल होता है वो कोण का हम लोग निकालना सीख गए हैं। और अगर किसी पॉइंट को, है ना, चारों तरफ से घेर दें हम, तो ये चारों तरफ से घेरी हुई जो सरफेस है वो कितना सॉलिड एंगल बनाएगी। जैसे हम 2 डायमेंशन में हमें पता होता है, 2 डायमेंशन में पता है कि एक सर्कल ने अगर एक पॉइंट को पूरी तरह से घेर लिया तो बेसिकली ये सर्कल कंप्लीटली कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री, या इसी को हम लोग बोल देते हैं 2 पाई रेडियन के बराबर। यहाँ पे देखो, अगर ये एरिया कंप्लीटली इसको घेर दें पॉइंट चार्ज को, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल घेरने के बाद जो ये सॉलिड एंगल आएगा, वो सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा। यहाँ पे इसी वाले केस में देखो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ऊपर ले जाके यहाँ तक पहुँचा दें, तो कंप्लीटली घेर दिया ना उसमें। तो अल्फा इक्वल टू कितना ले लिया हमने, 180 डिग्री के बराबर ले लिया। तो 180 डिग्री पे ये चीज़ कितना हो जाएगी, cos 180 इक्वल टू -1, तो ये 4 पाई के बराबर आएगा। तो ये चीज़ फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए कि कोई पॉइंट को किसी भी सरफेस से ऐसे पूरा घेरा हुआ है, तो ये पूरी हुई घेरी हुई सरफेस ने इस पॉइंट पे जितना सॉलिड एंगल बनाया हुआ है, दैट सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, है ना। 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर का एंगल बनाया होगा सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट चार्ज पे। यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है, और इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म तरीके से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फोर पाई टोटल 4 पाई स्टेरेडियन के अंदर में जो टोटल फ्लक्स जा रहा होगा वो कितना जाएगा, वो टोटल फ्लक्स वही Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर जाएगा। इतना फ्लक्स जा रहा है 4 पाई स्टेरेडियन में। तो मैं यूनिट स्टेरेडियन में भी तो निकाल सकता हूँ, तो किसी गिवन स्टेरेडियन में भी निकाल सकता हूँ। तो 4 पाई में Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के बीच में, मतलब अगर मैं बीच में ऐसा एक छोटा सा कोण ले लूँ, ऐसा कोण ले लूँ, और इस कोण के अंदर से बोलूँ कि कितनी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, फ्लक्स कितना होगा, जबकि ये कोण बेसिकली 1 यूनिट का एंगल बना रहा हो, 1 यूनिट का सॉलिड एंगल बना रहा हो, तो उस केस में ये जो आ जाएगा वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स निकल रहा होगा। और अगर किसी गिवन सॉलिड एंगल के लिए निकालना है, लेट्स से ओमेगा के सॉलिड एंगल के लिए निकालना है, तो अब ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q ओमेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर का फ्लक्स होगा। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे हमें लगाना है। तो अब सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है, तो उठा के देखो कि ये Q चार्ज से जाने वाली फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी,
इस तरह से जाएगी, ऐसे जा रही है। तो ऐसे बोल सकते हो कि ये जो डिस्क बन रही है, ठीक है, ये जो डिस्क है कैपिटल आर रेडियस की, इसको यहाँ पे क्यू पॉइंट से ज्वाइन करो तो बेसिकली कोन बना रही है। ऐसे सीधे मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कोन बना रही है। हाफ एंगल इस कोन का ये वाला है, अल्फा है। तो इस डिस्क, ये डिस्क जो होगी पूरी, ये जितना सॉलिड एंगल बनाएगी ऐसे ओमेगा, इस सॉलिड एंगल की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं कितना, 2 पाई इंटू 1 - cos अल्फा, 1 - cos अल्फा के बराबर। ठीक है, इतना निकाल रही है। तो सिर्फ इस डिस्क से जाने वाला जो फील्ड लाइंस होंगी, जो फ्लक्स होगा, वो कितना लिख सकते हैं, इसी वाले तरीके से लिख सकते हैं ना, फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ओमेगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वो बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स जितना भी निकल रहा होगा ना, उसके 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ से कितना निकल रहा है, पॉइंट चार्ज से कितनी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकल रही है, वही चीज चारों तरफ से घेरो तो मिला के क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका 1/4 है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ गया क्यू ओमेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी, ओमेगा इक्वल टू आ गया पाई के बराबर। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू पाई के बराबर आ गई तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, ओमेगा की जगह पाई लगा दो तो पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई 1 - cos अल्फा। अच्छा, इससे सॉल्व करो तो पाई से पाई गया, उधर 1/2 हो गया, तो cos अल्फा इक्वल टू 1 - 1/2 विच इज अगेन 1/2। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री या पाई/6। ठीक है, पाई/3, सॉरी 60 डिग्री या पाई/3, कुछ भी लिखो इसमें, चलो 60 डिग्री में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आर है हाइट, ए है बेस। तो आर बाई ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइट बाई बेस इक्वल टू tan 60। tan 60 इज हाउ मच, √3। तो यहाँ से जो रिलेशन ए एंड आर में वो आ गया, कितना आ गया, आर इक्वल टू a√3। दिस इज द रिलेशन, ये आ गया रिलेशन। क्लियर है किस तरह से करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो पहले मैंने कराया था इंटीग्रेशन मेथड से, अब देखते हैं कि इसी रिजल्ट से वो कैसे एक फटाक से हो जाएगा वो क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे। इसमें देखो इंटीग्रेशन के थ्रू हमने रिजल्ट निकाला था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 - d/√d²+r²। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से यही रिजल्ट को जानने के बाद अगर हमें निकालना है तो कितना आसान हो जाएगा देखो। अब ये सारे चक्रों से मुक्ति लेते हैं, इसको पूरा साफ करो, आंसर बस वेरीफाई करने के लिए रख ले, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को ऐसे ज्वाइन कर दूं डिस्क के कॉन्टूर से ऐसे, तो ये भी दिख रहा है कि एक कोन बन रहा है जिसका हाफ एंगल ये वाला अल्फा बन रहा है। तो अब सिर्फ इस क्यू चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा उसका रिजल्ट तो हम लोग देख चुके हैं कि 4 पाई स्टेरेडियन में कितना आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता है 4 पाई स्टेरेडियन में, तो यूनिट स्टेरेडियन में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू दिस मच। और इतने सॉलिड एंगल में, अगर इतने सॉलिड एंगल ओमेगा में निकालना होगा तो इस सॉलिड एंगल ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ओमेगा की वैल्यू हमने देखा था वो कितनी होती है, 2 पाई इंटू 1 - cos ऑफ अल्फा, यही तो होती है। तो फ्लक्स एक पॉइंट चार्ज की वजह से आ गया ना, इस वाले चार्ज की वजह से। बाई सिमेट्री हमें पता है कि दूसरे वाले की वजह से भी सेम ही आएगा, तो इसको डबल करना है तो इसको 2 से कर दो। तो आंसर देखो एक ही स्टेप में यहाँ पे आ गया था, फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू एक ही स्टेप में यहाँ से आ रही है। ये आ गया 2 पाई से कैंसिल होके नीचे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - cos अल्फा। अब cos अल्फा कितना निकलेगा, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देख लो, बेस है d और हाइपोटेनस है √d² + तो 1 माइनस बेस है d बाय √r² + d²। तो देखो एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया विदाउट एनी नीड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रिजल्ट इसलिए भी बहुत काम का है कि एडवांस प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी होंगी जिनको ये बहुत छोटा बना देगा। क्लियर है बात। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन अब आपको खुद से करना है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना,
और इसको खुद करके आंसर जो है कमेंट्स में बताना कि क्या रिलेशन आ रहा है। क्लियर?